हर नया दिन अपने साथ नई उम्मीद और नए मौके लाता है। पोजीशन लीडर जो है वो नेशनल असेंबली में भी और सेनेट में भी वो पीटीआई के पास है। जो फर्क है चित्राल की पोल और यहाँ में कि वहाँ पे देयर आर नो रूल्स। यस, जरा कुछ टिप्स दीजिए फिटनेस के हवाले से, बहुत जरूरत है लोगों को। जब रिजल्ट खराब होता है ना तो कोई भी आकिब जावेद को नहीं पकड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। जी आया नू, खैर आ गए भली करिए आया। वर्षत के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सोनिया सुंदर और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। हर नया दिन अपने साथ नई उम्मीद और नए मौके लाता है। ज़रूरत सिर्फ उस उम्मीद को बरकरार रखते हुए उन मौक़ों को तलाश करने की ज़रूरत है। ऐसा ही है, याद रखिए आज एक नया दिन है और अगर आप कल कुछ अच्छा नहीं कर पाए, कुछ अच्छा नहीं हो सका है तो मायूस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नया दिन है, नया आगाज़ है, नई शुरुआत है। इस मौके का फ़ायदा उठाइए और इसे बेहतर से बेहतरीन बनाइए। इसी पैगाम के साथ नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। 26वीं के बाद 27वीं आईनी तरमीम की गूंज। बैकडोर राब्तों के बाद सियासी हलकों में चमगोइयां। हुकूमती वज़रा की 26वीं तरमीम की तरह 27वीं तरमीम पर भी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने के बुलंद बाला दावे। लेकिन नई तरमीम से होगा क्या? GIFA के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा से पूछेंगे। गैरी क्रिस्टन के अचानक कौमी टीम की वाइट बॉल कोचिंग छोड़ने पर आलमी क्रिकेटर्स हैरान। किसी भी एक बार फिर तनकीद की जद में बोर्ड के अजब फैसलों की गजब मंतक क्या है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और पाकिस्तानी मईशत के सर का ताज गिरानी शिप ब्रेकिंग यार्ड खतरे में। इंटरनेशनल मैरीटाइम एजेंसी ने सनद को आलमी खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए 25 जून तक की डेडलाइन दे रखी है। इस हवाले से हुकूमती संजीदगी का आलम क्या है, ग्राउंड पे जाके ग्राउंड रियलिटी बताएंगे। और पाकिस्तानी तनसाजों की आलमी मुकाबले में पजीराई। लॉस वेगस में होने वाले बॉडी बिल्डिंग मुकाबले में मिस्टर यूनिवर्स का खिताब पाने वाले फख्र पाकिस्तान अब्दुल मजीद आज होंगे हमारे मेहमान। ऑलराइट, तो सबसे पहले ही मुल्की सियासत की हलचल की बात करेंगे। अभी 26वीं हुई है तरमीम, अब 27वीं तरमीम की खबरें आ रही थी। फिर बिलावल की वज़ीर आज़म से मुलाकात में यह फैसला हुआ कि पार्लिमानी कमेटी कायम रहेगी। और अब मजीद डेवलपमेंट ये कि स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए हुकूमत और अपोजिशन से 2 नाम तलब कर लिए हैं। सेनेट और कौमी असम्बली से 4 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन मुकर्रर होंगे। और बड़ी खबर यह है कि PTI पार्लिमानी पार्टी जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने की मंजूरी दे चुकी है। अच्छा, कल एक और अहम बात यह भी हुई कि मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ को साफ साफ कह दिया है कि मुस्तकबिल में साथ चलने के लिए पायदार बातचीत का होना लाजमी है। जराये के मुताबिक मौलाना इस बात पर खफत है या नाराजगी का इजहार किया कि तहरीक इंसाफ के उसूली फैसले कौन कर रहा है। एक बाख्तियार क़यादत का होना ज़रूरी है और लगता है कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन है। एब्सोल्युटली। अब इसी पे हम बात कर लेते हैं। सीनियर रहनुमा JUIFA सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आप वक्त दे रहे हैं। अब 26वीं के बाद 27वीं तरमीम की खबरें सामने आ रही थी। फिर बिलावल की वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हो गई। अगर तो वाकई ऐसा है कि एक हफ्ते में ही मज़ीद मुसव्वदे की ज़रूरत फिर क्यों पेश आ गई? पहली बात का जवाब तो ये है कि ऑफिशियली अभी तक कोई डॉक्यूमेंट जो है ना वो कन्वे नहीं हुआ और ऑफिशियली ये बात भी कन्वे नहीं हुई है ज़ुबानी तौर पे। तो इसलिए जो है ना इसमें फिल वक्त तो बिलीव नहीं किया जा सकता, मगर फीलर छोड़ा गया है 27th अमेंडमेंट का। 27th अमेंडमेंट का जो फीलर है 2 बातों पे हो सकता है। एक वो जो इनका जो एजेंडा कैरी नहीं हो सका गवर्नमेंट का पहली अटेम्प्ट में, या फिर दूसरी बात ये हो सकती है कि गलतियां जो इस 26th अमेंडमेंट में की गई हैं उसको उनको रेक्टिफाई करने के लिए, या तीसरी बात ये हो सकती है कि दोनों चीज़ें भी। तो मगर ये सिर्फ अब फीलर की हद तक है, क्योंकि रस्मी तौर पे जब कोई बात सामने आएगी या कोई अच्छा बुरा कागज सामने आएगा फिर बात की जा सकेगी। अच्छा, वैसे क्या हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी मौलाना से कोई राब्ता किया है? नहीं, उसमें इसके बाद मौलाना साहब की तरफ से कोई राब्ता नहीं हुआ। उसमें मौलाना साहब तो चले गए, पहले पेशावर चले गए थे और पेशावर के बाद दिन जो है ना वो चिनाब नगर और सरगोदे की तरफ चले गए थे। आज शायद उन्होंने आना है या आ गए होंगे।
मगर गवर्नमेंटल साइड से कोई जो है ना राब्ते नहीं है, उनकी तरफ से किसी ने राब्ता नहीं किया वो, और कोई ऐसी बात भी नहीं है कि हमारी तरफ से भी राब्ता किया हो किसी ने। कामरान साहब, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए हुकूमत और अपोजिशन से अब दो नाम तलब कर लिए हैं, तो सेनेट और कौमी असम्बली से 4 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन मुकर्रर होंगे। इस प्रोसेस में जमीयत उलमा इस्लाम को भी शामिल किया जा रहा है? देखिए, इरादा तो वो अपोजिशन से, अगर अपोजिशन इस वक्त अगर आप कहेंगे हम पार्ट ऑफ अपोजिशन है, और अपोजिशन में अपोजिशन लीडर जो है वो नेशनल असम्बली में भी और सेनेट में भी वो पीटीआई के पास है। अब वो अगर हमें इत्मीनान में लेगी इस मामले में तो फिर हम अपना इनपुट देंगे, और अगर वो अपने तौर पे कोई चीज़ जो है ना वो नाम दे देती हैं तो फिर वो उनकी मर्जी है। बड़ी अपोजिशन जमात इस वक्त वही है, तो देखते हैं कि वो अपोजिशन लीडर करते क्या है, हमसे कोई मुशावरत करते हैं इस हवाले से, नहीं करते, कोई शेयर जो है ना वो आपस में तकसीम किया जाता है, नहीं किया जाता, ये देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। वैसे कामरान साहब, पीटीआई पार्लिमानी पार्टी ने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने की मंजूरी तो दे दी है, लेकिन क्या ये समझा जाए कि तहरीक इंसाफ की सियासत में तब्दीली का कोई इम्कान है? क्या इस तब्दीली का क्रेडिट मौलाना साहब को दिया जाता है? इसमें मौलाना साहब को क्रेडिट पता नहीं जाए या ना जाए, मगर उसमें हमने जब पार्लिमानी कमेटी का इजलास था तो उसमें भी हमने जो है ना पहला इजलास को इसलिए मुलतवी किया था कि उनसे पार्टिसिपेट करवाएं। नाम तो उन्होंने वहाँ पे भी दिए थे मगर पार्टिसिपेशन नहीं थी, और हमने जाके रिक्वेस्ट भी की, बैरिस्टर गौहर साहब से मिले भी, मगर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी सियासी कमेटी ने ये फैसला किया। अब अगर उन्होंने फैसला कर लिया है कि इसका हिस्सा बनेंगे जुडिशल कमीशन का, तो मेरा ख्याल है ये अच्छी बात है। अच्छी बात इन द सेंस कि आप अंदर बैठ के अदारों के अंदर, या अदारों के छोटे अदारे जो सब इंस्टीट्यूशंस होंगे उनके अंदर बैठ के आप बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं, बजाय ये कि बाहर से तनकीद करते रहें। तो बाहर से तनकीद करने से मेरा ख्याल है मसाइल हल नहीं होंगे। अच्छा कामरान साहब, मौलाना फजल रहमान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत से ज़्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा ही है कि तहरीक इंसाफ में अलग अलग धड़ेबंदियाँ हैं, फैसले अलग अलग हो रहे हैं। अब देखिए, 2-4 दिन हुए, मेरी मुलाकात नहीं हुई है मौलाना साहब से। 2-4 दिन में क्या डेवलपमेंट हुई है ये मेरे इल्म में नहीं है। मेरी अपनी आज बैरिस्टर गौहर से टेलीफोन पे बात हुई है, तो उनकी तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया था कि इकट्ठे बैठा जाए। तो ये बात शायद उन्होंने खुद भी कन्वे कर दी मौलाना साहब से, या मैं कन्वे कर दूंगा। तो मुझे बाकी की किसी चीज़ के डेवलपमेंट्स का पता नहीं है। ये बात है कि उनके यहाँ जो है वो थोड़ा सा जो है वो ग्रुपिंग का मसला मौजूद है। कोई हाक्स हैं, कोई जो है ना फाख्ताएँ हैं, कोई बहुत ज़्यादा सख्त हैं, कोई बहुत ज़्यादा नरम है, कोई दरमियान के। तो ये मसाइल हैं, मौजूद हैं, वो कंसिस्टेंसी नहीं आती है बाज़ औक़ात। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू फरमा रहे थे 26वीं के बाद जो 27वीं तरमीम है उस पर क्या सूरत हाल है और क्या मामलात हैं। अरब कमेटी भी बन रही है, सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। और 26वीं आईनी तरमीम में वो कौन सी शिक रह गई थी। जब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद खुर्शीद राना सनाउल्लाह से भी गुफ्तगू हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जो कुछ चीज़ें 26वीं में रह गई थी उसे 27वीं में पूरी करेंगे। लेकिन जैसे हमने देखा कि 26वीं तरमीम में जितनी ज़्यादा तेज़ी से काम करने की कोशिश की गई और उसके बाद फिर अपोजिशन से उज़रदारियाँ सामने आईं, तो क्या 27वीं में भी उतनी ही तेज़ी से काम लिया जाएगा, या फिर उसको बैठ के और अवाम तफ़हीम से ऑब्वियसली अपोजिशन जो स्टेक होल्डर है उसको भी ऑन बोर्ड लेके और फिर तमाम तर मामला किया जाएगा। आई एम स्टिल अनएबल टू अंडरस्टैंड कि ऐसी क्या बात रह गई थी जो 26वीं में नहीं हुई और एक हफ्ते के अंदर अंदर 27वीं तरमीम को हम करने जा रहे हैं। आई एम स्टिल वंडरिंग। बात फैलेगी तो दूर तक जाएगी, तो बात को रहने देते हैं। हम आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक जनाब। दुनिया बोल है में एक मरतबा फिर आप सबको खुशामदीद। वैसे फैसल, आपको पता है ना, जो अक्टूबर है, ये पूरा अक्टूबर एक कैंपेन रन की जाती है। यस। और हमारे चैनल पर भी चल रही है। बहुत ही अहम कैंपेन होती है बिल्कुल। एंड दैट इज़ ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के लिए। ये पूरा महीना वक्फ है, पिंकटोबर इसे कहते हैं। और इसी की मुनासबत से हम देखते हैं कि पूरी दुनिया और पाकिस्तान में इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जाती हैं, वॉक्स, रैलीज, साइकिल रैलीज, वर्कशॉप, सेमिनार्स, बहुत कुछ होता है। तो कुछ डिफरेंट हुआ, और वो डिफरेंट ये हुआ कि पोलो खेला गया और उसको लेबल दिया गया पोलो इन पिंक। जी, और ये पिंक रिबन और जो है पोलो क्लब, इनके इश्तराक से जो है ये लाहौर में इवेंट होता है और हर साल मुनक़्क़िद किया जाता है बाय द वे। और इसके अंदर नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और बड़ा मज़ेदार सा एक इवेंट होता है। मैं भी इनवाइटेड होती हूँ, लेकिन लाहौर तो फिर जा नहीं सके प्रोग्राम की वजह से। अच्छा, ये इन्होंने बता दिया है कि जो है ये अब जाने की कोशिश कर रही हैं। अभी अक्टूबर में ख़ास 2-3 दिन बचे हैं, 2-3 दिन तो हो सकता है कि सोनिया हमें वहीं नजर आए। पोलो खेलती हुई। हाँ, पोलो, ओके, इट्स ओके। आप पोलो खेलें, तब तक जो हमारी खिलाड़ी हैं, जो असल खिलाड़ी हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जो असल खिलाड़ी हैं पोलो की, इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। उनका नाम है महनम फैसल और वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम महनम, वेलकम टू द शो। आप हमें सुन सकती हैं? जी जी, आई कैन हियर यू। महनम, ये बताइए कि ब्रेस्ट कैंसर के ख़िलाफ़ ये जो कैंपेन्स रन की जाती हैं और पोलो पिंक रिबन के साथ इश्तराक करके आप लोगों ने ये एक इवेंट किया, इस इवेंट के बारे में थोड़े सा हमें डिटेल्स में बताएं। और आप ख़ुद इसमें इनवाइटेड थी और आपने खेला, तो अपनी भी फीलिंग्स शेयर कीजिए। जी, बेसिकली ये हर साल एक इवेंट हो रहा है 3 सालों से। लाहौर पोलो इन पिंक इसका नाम होता है, और पिंक रिबन और लाहौर पोलो क्लब के साथी दोनों मिलके होते हैं। इस बार इसमें 16 लड़कियां थी टोटल में, एंड देयर वर 16 टीम्स, एंड उसमें से देयर वर अबाउट 13-14 गर्ल्स हु केम फ्रॉम इंटरनेशनली, एंड देयर वर 3 गर्ल्स फ्रॉम पाकिस्तान इंक्लूडिंग मी। ओके, अच्छा महनम, ये बताइए कि कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है इस तरह की अवेयरनेस कैंपेन्स, बिकॉज हम शहरों में तो फिर कर लें, बट दूर दराज के इलाकों में, इन द विलेजेस, इन द रूरल सेटअप्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अवेयरनेस फैलाना। हम कितना अच्छा कर पाए हैं अब तक? एंड बीइंग अ फीमेल, आप ये मुझे बताइएगा, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है मज़ीद अवेयरनेस क्रिएट करने की? जी, ये बहुत अच्छा इवेंट था, कुछ देखें ये सब लोग देख रहे थे। सिर्फ लाहौर के अंदर तो नहीं था ना, ये न्यूज़ पे भी आ रहा था, एंड ऑल द गर्ल्स वर स्पीकिंग, सो अवेयरनेस तो जा ही रही थी। एंड इस तरह के इवेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज हमारी पब्लिक को भी इसके बारे में पता होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा केसेस हैं ब्रेस्ट कैंसर की वजह से, और ये अवेयरनेस की लैक की वजह से ही है सारे। तो अगर हम इस तरह के इवेंट्स करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रमोशन होगी ब्रेस्ट कैंसर की। जी, अच्छा, वैसे महनम, इस पूरे इवेंट में आप लोग, जो आपने बताया कि काफ़ी सारे लोग थे और नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इनवाइटेड थे जो कि पार्टिसिपेट कर रहे थे, ज़रा उनके बारे में बताइए कि कौन कौन से कंट्रीज़ से जो है वो हमारी फ़ीमेल पोलो प्लेयर्स आई हुई थी इस इवेंट में, और कौन जो है वो विनर रहा? जी, मैक्सिको से आई हुई थी, आयरलैंड से आई हुई थी, फिर अर्जेंटीना से, फिर न्यूजीलैंड से, बहुत ज़्यादा थे। और विनर थी न्यू एज केबल्स में एक लड़की थी, जेड व्हीलर, शी वाज फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। ओके, yes, obviously that's their game obviously। लेकिन अच्छा मानम, ये आई एम मोर इंटरेस्टेड टू नो कि पोलो का खेल पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से खेला जा रहा है, उसकी मकबूलियत जो है वो किस हद तक बढ़ पाई है? बिकॉज एक वो पोलो फ्री स्टाइल जो कि हम नॉर्दर्न एरियाज़ में गिलगित और चित्राल में खेलते हैं, और एक जो आप लोग खेलते हैं, उसमें फ़र्क क्या होता है? इसकी पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा बढ़ रही है अमंग द यंगस्टर्स? जैसे कि पोलो अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे अभी हम संडे को फाइनल था, इतने ज़्यादा लोग देखने को आए हुए थे, एंड बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है, मोर पीपल आर कमिंग। लाइक जितनी लड़कियां खेल रही हैं वो भी बढ़ रहे हैं, और जितने यंग और लोग हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब सारे लोग देखने लगे हैं, एंड दीज मैचेस आर ऑल्सो बीइंग लाइव स्ट्रीम्ड ऑन चैनल्स, सो इट्स हेल्पिंग फॉर द प्रमोशन ऑफ पोलो। एंड जो फ़र्क है चित्राल की पोलो और यहाँ में, कि वहाँ पे देयर आर नो रूल्स, एंड in here there are a lot of rules that we have to follow, because rules के बगैर polo is very dangerous। तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा rules follow करते हैं, and it's in a proper discipline। अच्छा, वैसे महनम सॉरी, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कितना ज़्यादा हमारे लिए फ्रूटफुल साबित हो सकती हैं? इस कैंपेन्स इस तरह, या पिंक रिबन की कैंपेन को ले लें या अदरवाइज़ भी जो कैंपेन्स होती हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ कितना असर डालती हैं इन कैंपेन्स पर? पॉजिटिवली इम्पैक्ट आता है माशरे पर? जी, बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि एक चीज़ होती है सिर्फ बोलना, पर when it's being put in action तो फिर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ग्रेटर होता है।
तो आई थिंक इट्स अ रियली गुड इनिशिएटिव और बहुत मज़ा आता है इस टूर्नामेंट के अंदर बिकॉज इतने ज़्यादा लोगों से हम मिलते हैं, बाहर से आते हैं, वी लर्न फ्रॉम देम, दे लर्न फ्रॉम अस, सो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। अच्छा, वैसे क्या पोलो के जैसे टूर्नामेंट्स हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को तैयारी की ज़रूरत होती होगी, तो वहाँ पे लाहौर में या अदरवाइज भी पाकिस्तान में और ग्राउंड्स हैं पोलो के लिए, प्रॉपर कोचिंग है लड़कियों के लिए? हमारे पास ग्राउंड्स बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत अच्छे ग्राउंड्स हैं, जैसे लाहौर पोलो क्लब है, जिना पोलो फील्ड्स है, फिर लाहौर गार्जियन क्लब है। ये पाकिस्तान के टॉप 3 ग्राउंड्स हैं जो दे आर प्रेजेंट इन लाहौर। एंड कोचिंग इतनी ज़्यादा अभी नहीं है अवेलेबल, बट आहिस्ता आहिस्ता इट्स इंक्रीजिंग। तो फिर आपने कहाँ से सीखा, आपको कैसे ये पैशन आपका डेवलप हुआ? So basically, I got interested from my mamu. He used to play polo, but क्या कहते हैं, I learned from Umar Minhas and Hasib Minhas. So they trained me in Lahore Garrison Polo Field. There are 2 brothers who train through Polo 360, so I learned from there. Okay. और मानम, आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर अभी तक हुआ है पोलो का? नहीं, unfortunately नहीं, but inshallah this year. Okay, and I've heard there is a polo World Cup as well. उसमें टीम जाती है हमारी और कैसा परफॉर्म करती है? क्योंकि एक टीम हमारी जो मुल्तान से है वो तो बड़ा ज़बरदस्त, अभी इंडिया को भी गालिबन हमने 2 साल पहले हराया था, तो मुझे इसके बारे में ज़रा बताइए। Basically ये वर्ल्ड कप होता है आई थिंक every 3 or 4 years and पाकिस्तान participated in 2022, but we did beat, हमने इंडिया को हराया था, but बाकी टीम्स obviously we lost to Spain I guess. तो but हमारी लड़कों की टीम अच्छी बन रही है and बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए हम सब। अच्छा, मैं आपसे एक चीकी क्वेश्चन करूं। फ़र्ज़ करें अगर लाहौर की टीम, पोलो टीम, टकराती है चित्राल की टीम से, who do you think will win? डिपेंड करते हैं कौन सी गेम, अगर आप चित्राल की गेम पे खेलें तो फिर वो जीतेंगे, अगर आप असल पोलो के साथ खेलें तो ये लोग जीत जाएंगे। और अब हो सकता है चित्राली और गिलगिती बहुत ऑफेंड कर जाएं कि आपने असल पोलो जो है उनको नहीं कहा है, बट ऑब्वियसली बड़ा पोलो हमारी कोई ब्रांच नहीं। ओके, द ब्रांड ऑफ पोलो। एंड क्या आपको मौका मिला है शंदूर जाके देखने का और वहां जाके खेलने का? नहीं, I haven't been, but I really want to go because it's a वहाँ पे भी कोई पोलो का you must, it's the festival। अच्छा मानव, अब ज़रा मैं चाहूँगा कि आप इस प्लेटफॉर्म से आपने एक एक्टिविटी में पार्ट लिया, बहुत सारे लोग वॉक्स में, बहुत सारे लोग सेमिनार्स में इसकी जो है वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। मैं चाहूँगा हमारे प्लेटफॉर्म से आप जो फीमेल्स, एंड एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ब्रेस्ट कैंसर इज नॉट जस्ट इन फीमेल्स, इट्स इन मेल एज वेल। तो मैं चाहूँगा कि आप पाकिस्तान के लोगों को मैसेज दीजिए कि वो अपनी अगर ख़वातीन हैं तो वो किस एज में जाके और अपना ख्याल रखें, अगर उनको कोई चीज़ समझ आ रही है तो वो जाएं और वेट ना करें, बल्कि इसका मैमोग्राम और बाकी चीज़ें करवा लें। तो पोडियम इज़ ऑल योर्स। जी, बेसिकली आई वुड लाइक टू से कि हर बंदे को अपने बारे में ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली हमारी जो फीमेल्स पाकिस्तान में, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एजुकेशन उनको पता नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है, और इसकी वजह से इतनी डेथ्स होती हैं एवरी ईयर। बट बिकॉज ऑफ दीज कैंपेन्स यही चीज़ें कम हो रही हैं, अवेयरनेस इतनी बढ़ेगी, लड़कियों और लड़कों दोनों को पता लगेगा कि उनको अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। इवन जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर ओपनिंग अप एंड मेकिंग हेल्थ केयर मोर फ्री फॉर पीपल, सो ज़्यादा लोग अपना इलाज करा सकें और डेथ्स कम हुए। तो आई वुड से कि हर बंदे को अगर कोई भी सिम्टम हो रहा है ना, दे शुड गो एंड गेट इट चेक्ड आउट। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी। थैंक यू सो वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए मानम, और बेस्ट ऑफ लक आपके आगे के गेम्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। वैसे फैसल, लास्ट ईयर तक जब मैं इस कैंपेन को में पार्टिसिपेट किया मैंने अवेयरनेस के लिए, तो उस वक्त तक 40,000 ख़वातीन लाहक थी, लेकिन अब इस ईयर जब हम लोगों ने इसका वो निकाला है टोटल, तो 50,000 के करीब पहुंच गई हैं। एग्जैक्टली। और सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि सिर्फ इस एक महीने में नहीं, ये एक महीना तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ लैंडमार्क, लेकिन सिर्फ इस एक महीने में नहीं बल्कि अवेयरनेस शुड बी अराउंड द क्लॉक, अराउंड द ईयर, ताकि लोगों को जो है पूरे साल ही होती है कैंपेन्स रन, लेकिन पिंक अक्टूबर को ज़रा ख़ास तौर पे मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड इसकी वर्कशॉप्स जो हैं वो किया जाता है। बट माय पॉइंट ऑफ व्यू इज कि यस, देयर इज अ डे, देयर इज अ मंथ फॉर इट, बट उसकी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा होना चाहिए कि वो पूरा साल राउंड द क्लॉक वो चीज़ चलती रहे। चले, अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो मज़ीद टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, दुनिया बोल है में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। फैसल, आपका कोई पैशन रहा है कभी? बहुत सारे पैशन, बहुत सारे लाइक
बहुत सारे तो खैर जाहिर सी बात है, हर चीज़ तो नहीं बता सकते ना लिख लिख के। चंद चीदा चीदा पे रोशनी डाल दीजिए आप। मैं क्या रोशनी डालूं? पैशन, क्रिकेट वाज वन ऑफ द पैशंस, स्पीकिंग वाज वन ऑफ द पैशंस। हाँ, लेकिन वो कहते हैं ना, एंड द थिंग दैट आई एम डूइंग इज माय पैशन। अभी आप एक और चीज़ भी तो आपने करना शुरू की है ना, फिटनेस में उतर आए हैं आप ना, आपने उतर आया हूँ मैं, अभी उतरा हूँ मैं, अभी भी उतरे हैं। पूरा नहीं आया हूँ। वैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैशन जो है ना वो अपना काम बना लेते हैं और फिर उसमें वो इतना आगे चले जाते हैं कि फिर अपने मुल्क कौम का नाम रोशन वो सबसे करते हैं। ज़बरदस्त चीज़ होती है। आज हम जिनकी मुलाकात आपसे करवाने जा रहे हैं वो एक IT प्रोफेशनल हैं, कराची के रहायशी थे, फिर वो दुबई गए, लेकिन उन्होंने किया है, उन्होंने ये किया है कि उन्होंने अपने शौक़ को अपना पैशन बनाया, जज्बा बनाया, और आज वो पाकिस्तान के लिए तंसाज़ी के मुकाबलों में मिस्टर यूनिवर्स का खिताब लाने में कामयाब हुए हैं। नॉट ओनली दिस, बल्कि लॉस वेगस में होने वाले इस इंटरनेशनल फिटनेस फेडरेशन के मुकाबले में इन्होंने कम्पीट किया। ओपन मास्टर्स और सुपर एक्सट्रीम कैटेगरीज में गोल्ड मेडल्स जीते, और प्रो कार्ड जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो भी इन्होंने अपने नाम कर लिया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं द विनर, द चैम्पियन अब्दुल मजीद। अस्सलाम वालेकुम मजीद भाई, सबसे पहले तो, और आपको बहुत 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 मुबारकबाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हाउस द जोश, हाउस द फीलिंग, गोल्ड मेडल जीतने के बाद, चैंपियन बनने के बाद, प्रो कार्ड जीतने के बाद? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका और मेरे सारे सुनने और देखने वाले लोगों को। गुड मॉर्निंग। बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। वी वर सो हैप्पी, वी वर सो सरप्राइज कि इतने बड़े इवेंट पे पहली बार पाकिस्तान की टीम गई और इतने बड़े लेवल पे हम लोगों ने कम्पीट किया, और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमें इसमें कामयाबी मिली, और हम लोगों ने 3 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर पाकिस्तान के नाम किए, और पाकिस्तान का झंडा इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर रेज किया। दैट वाज रियली लाइक बिग ड्रीम कम्स ट्रू। मैं तो आपको आपके नाम से नहीं बुलाऊंगी, मैं बुलाऊंगी मिस्टर यूनिवर्स। सो मिस्टर यूनिवर्स ये बताइए कि इस वक्त आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं, इंस्पायर्ड हैं आपसे, वो भी आप ही की तरह इस प्रोफेशन को अपनाना चाहते हैं। मैं खुद इतना इंस्पायर्ड हूँ आपसे। सो मुझे ज़रा कुछ टिप्स दीजिए फिटनेस के हवाले से, बहुत ज़रूरत है लोगों को। देखिए जी, फिटनेस जो है वो एक लाइफस्टाइल है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हेल्दी रहना है, अगर आपको तंदुरुस्त रहना है, बीमारियों से बचे रहना है, तो फिटनेस बहुत ही ज़रूरी है। ये आपकी डेली लाइफ का एक रूटीन होना चाहिए कि आपको अपने लिए 45 मिनट से 1 घंटा जो है वो सेपरेट करना है, विच इज़ लाइक 5% ऑफ योर 24 आवर्स। अच्छा, और अच्छा मजीद भाई, ये जो अब ज़रा हम आ जाते हैं बॉडी बिल्डिंग पे, एक एक पैशन है पूरी दुनिया में, ख़वातीन में भी अब है, मर्दों में भी हमेशा से रहा है। ये इवेंट, ये स्पोर्ट, ये कंपटीशंस कितने ज़्यादा महंगे होते हैं, राइट फ्रॉम द ट्रेनिंग टू द डाइट टू द प्लानिंग एंड टू गोइंग अब्रॉड एंड कम्पीटिंग? देखिए जी, इसमें हुकूमती सरपरस्ती तो बहुत कम होती है पूरी दुनिया में। आपको अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना पड़ता है, तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। हमारे पाकिस्तान में मैंने देखा है कि टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन राइट नॉलेज नहीं है और सपोर्ट नहीं है। तो मैंने भी जब शुरू किया था, आई वाज डूइंग 2 जॉब्स अ डे, लाइक 16 आवर। मैं IT में जॉब कर रहा था फुल टाइम, फिर उसके साथ जिम करता था, उसमें भी एक जॉब कर रहा था। तो इस तरह दिस इज हाउ आई वाज मैनेजिंग। देन आई मूव टू दुबई, और यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि इतना मैं कर पा रहा था कि आई कैन सपोर्ट माई सेल्फ एंड माई फैमिली टू। सो या इट जी प्लीज कैरी ऑन, प्लीज नहीं आप बात कीजिए। बिल्कुल, ये एक्सपेंसिव है गेम, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आपकी डाइट से लेके, सप्लीमेंट से लेके, ट्रेनिंग से लेके बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको फाइनेंशियल नीड्स काफ़ी ज़्यादा होती है। अच्छा, वैसे अगर इतना ज़्यादा इसमें फाइनेंस का है, तो जो लोग भी मुतासर हैं आपसे या फिटनेस में उतरना चाहते हैं, वो तो ये ही सोच कर कि जी बहुत ज़्यादा फाइनेंस है, इसमें उतर ही नहीं सकेंगे। देखिए, मैं भी एक एग्जांपल हूँ आपके सामने। मैं भी एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैंने अगर 2-2 जॉब्स करके, हार्ड वर्क करके अपने आप यहाँ तक लेके आया हूँ, तो सब लोग कर सकते हैं। आई बिलीव कि इतना ज़्यादा टैलेंट है पाकिस्तान में, सिर्फ राइट गाइडेंस चाहिए उनको और प्लेटफॉर्म चाहिए। जैसे हमें WFF का प्लेटफॉर्म मिला, तो वी रियली थैंकफुल फॉर दैट
कि इतने बड़े इवेंट पे हम लोग गए उनके प्लेटफॉर्म से और हमने परफॉर्म किया। दिस वाज रियली गुड। मजीद भाई, राइट फ्रॉम द श्वार्ज़नेगर एरा और फिर जय कटलर, रॉनी कोलमैन, फिल हीथ, ब्रैंडन कैरी, मतलब के बड़े बड़े नाम हैं। और अब इसमें इजिप्शियंस हैं, बिग रैमी, वो भी बहुत बड़ा नाम है। पाकिस्तान की जब बात करते हैं हम, हमारी एक चीज़ होती है जीन, ठीक है ना, जो हमारी जीनियात है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी अब क्योंकि हसन महमूद भी हैं हमारे पाकिस्तान में, कहते हैं कि जी हमारी जो एशियन जीन है या सब कॉन्टिनेंटल पाकिस्तानी जीन है वो बड़ी जिसामत की जीन नहीं है, इसलिए हमारे पास से इतना ज़्यादा टैलेंट नहीं निकलता। और वो कंपेयर करते हैं यूरोपियन आप जीन देख लें या फिर अफ्रीकन जीन देख लें, उससे यकसर मुख्तलिफ है। आपको नहीं लगता कि इससे लड़के बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होंगे कि भाई जब हमारी जीनियात ही ऐसी नहीं तो फिर हम क्यों इसमें पार्ट लें? बिल्कुल आपकी बात सही है, जेनेटिक का भी काफी हद तक इसमें रोल होता है। लेकिन अगर आप देखें तो जैसे हमारे कुछ प्रोफेशनल एथलीट हैं पाकिस्तान के, मासूम भट्ट साहब हैं, ये जो है इतनी एज में जाके प्रो कार्ड लिया था, फिर आतिफ भाई थे, तो मतलब हम कर सकते हैं। आप ईरान को देखें तो ईरान भी ऑलमोस्ट इसी हमारे सब कॉन्टिनेंट के आसपास ही है। वहाँ के लोग भी जेनेटिकली इतने बड़े तो नहीं होते, तो वहाँ पे दो तीन अभी मिस्टर ओलंपिया है, हाजी चुपान हो गया, बहरोज तबानी है अभी, तो वो भी तो कर रहे हैं ना बॉडी बिल्डिंग इतने बड़े लेवल पर। अगर वो ओलंपिया बन सकते हैं तो पाकिस्तान में भी है, बिल्कुल है। एब्सोल्युटली। और एक मेरे सामने ही सो बैठा हुआ है। अच्छा मजीद भाई, अब ज़रा हम आ जाते हैं जो हमारे यंगस्टर्स हैं, वो अपने आप को जब जिम में जाते हैं, मिरर में देखते हैं और उसके बाद सामने बराबर में लगा हुआ पोस्टर देखते हैं, वो कोचेस से कहते हैं यार 6 महीने में मुझे ऐसा कर दें। अब उसमें जो कुछ समझ बूझ वाले हैं वो उनको कह देते हैं कि भाईजान 6 महीने में तो नहीं बन सकती, लेकिन जो कुछ ऐसे भी क्वैक्स होते हैं अनाड़ी, उनको वो कुछ गलत मशवरे देते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स का कहते हैं जो कि इन रिटर्न सप्लीमेंट होते नहीं हैं। मैं चाहूँगा उस पर थोड़ी सी आप एजुकेट, आने वाले जो नस्ल है, जो यंग जनरेशन है, जो वो बच्चे जो इस वक्त इंस्पायर्ड हैं आप लोगों से और वो ओवरनाइट सक्सेस चाहते हैं, उनको बताइए कि कोई उल्टा सीधा सप्लीमेंट खा के ओवरनाइट सक्सेस तो आपको मिल जाएगी, फिर हार्ट अटैक आपका मुंतज़िर। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से कहूँगा। हमारी यंग जनरेशन जो है मोस्टली वो हार्डवर्क की तरफ इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, शॉर्टकट के चक्करों में। आपने देखा होगा कि रिसेंटली पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा डेथ्स भी हुई है पाकिस्तान में, जो इसी का रीज़न था। तो इसमें शॉर्टकट को मत देखें आप, एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है ना, एज अ पैशन आपको लेके चलना है इसको, अगर आपने इसको कैरियर में लेके चलना है अपने, तो आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे यू हैव टू बी हेल्थी फर्स्ट। यस, आपकी अपनी सेहत ही ठीक नहीं रहेगी तो हाउ यू कैन डू बॉडी बिल्डिंग। एब्सोल्युटली। विद दिस वी साइन ऑफ। बहुत शुक्रिया और हम आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। चलिए कुछ अपने स्पोर्ट्स की तो बात की, अब मौसम आज कैसा रहेगा कराची वालों? गर्मी तो ऐसी आई है आपके ऊपर जैसे कि जाने का नाम नहीं ले रही है। मुल्क के दीगर हिस्सों में क्या सूरत रहेगी? ओवर टू यू सोनिया। थैंक यू फैसल। और अब वक्त हो जाता है वेदर अपडेट्स का। मौसम ने करवट ली, पाकिस्तान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी का आगाज़ होने को है और आज इम्कान है कि मौसम सरमा की पहली बर्फबारी होगी। यूँ तो मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बालाई पंजाब में मतला अबर आलू रहने के अलावा तेज़ हवाओं, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश और बुलंद बाला पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। वाह, लेकिन हमारा शहर कायद यानी कि कराची जल रहा है स्टिल, और आज भी यही खदशा है। बात करते हैं अहम शहरों के दर्जा हरारत की, तो कराची में मैक्सिमम टेम्परेचर है 34 और मिनिमम होगा 24 और गर्मी रहने का इम्कान। बात करते हैं हैदराबाद की, तो हैदराबाद में भी मौसम ऐसे ही गर्म रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 तक जाने का इम्कान है, जबकि मिनिमम टेम्परेचर 23 तक रहेगा। बात करते हैं मीरपुर ख़ास की, तो मीरपुर ख़ास में तो गर्मी जैसे नरमी करने को तैयार ही नहीं हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 और मिनिमम टेम्परेचर 22 रहेगा। बात करते हैं नवाबशाह की, नवाबशाह ज़्यादा से ज़्यादा 40 और मिनिमम टेम्परेचर
21 रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान। चलते हैं लाड़काना की जानिब। लाड़काना में भी मतलब साफ है, सूरज आग बरसा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 39 और मिनिमम 29 रहेगा। चलते हैं आपको लेकर गवादर। गवादर में मौसम बदलना शुरू हो गया है, मतलब साफ है और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो 31 और मिनिमम 25 रह सकता है। लेकर चलते हैं क्वेटा की जानिब। क्वेटा में सर्द हवाएं चल पड़ी हैं, वाह वाह। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 24 और मिनिमम 11 रहेगा। मुल्तान में धुंध का आगाज़ हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 34 और मिनिमम 33 रहने का इम्कान। लेकिन लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर में स्मॉग का राज है, लोगों को मास्क पहनने का मशवरा दिया जा रहा है। लाहौर वालों प्लीज़ सेहत का बहुत ख्याल रखिए। दर्जा हरारत मिनिमम जो है वो 22 और मैक्सिमम 32 रहने का इम्कान। बात करते हैं फैसलाबाद की, तो फैसलाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 33 और मिनिमम 22 रहने का इम्कान है। लेकर चलते हैं आपको शहर इक़्तिदार यानी कि इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में आज बारिश मुतवक्के है। मिनिमम टेम्परेचर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर 17 और मैक्सिमम 26 रहेगा। लेकर चलते हैं वहीं पड़ोस में मरी की जानिब। मरी में मौसम खुशगवार रहने का इम्कान। ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो होगा वो होगा 13 और मिनिमम 4। तो ज़बरदस्त क्या मौसम। बात करते हैं पेशावर की, तो पेशावर में भी बारिश एक्सपेक्टेड है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 26 और मिनिमम 17 रहने का इम्कान। मुजफ्फराबाद में भी बारिश का इम्कान है। ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 24 और मिनिमम 15 डिग्री रहेगा। स्कर्दू में मैदानी इलाकों में बारिश एक्सपेक्टेड है और पहाड़ों पर बर्फ़बारी का इम्कान भी है। ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 13 और मिनिमम 7। बात करते हैं फैसलाबाद और इस्लामाबाद, और इसी तरह दर्जे हरारत जो है वो चलते रहेंगे। मौसम बड़ा खुशगवार, लेकिन कराची जो है वो गर्म रहेगा। अब हम चलते हैं थोड़ा और बात करते हैं कुछ मौसम के ऊपर मज़ीद। तो फैसल, ओवर टू यू। चलिए, आपने तो पूरा मुल्क घुमा दिया बगैर टिकट। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। ये गुड मॉर्निंग अगर इस्लामाबाद वाले आपको कर रहे हैं तो बहुत ही उनकी सुबह अच्छी है। ये कराची वाले कर रहे हैं तो आपको पता है कि बहुत ही तबके और जल के कर रहे हैं। सरदार साहब, कितना स्पैन रह गया है गर्मी का कराची में, प्लीज़ बताइए उस सिंध में। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, गर्मी की शिद्दत जो बहुत ज़्यादा चल रही थी, 39 से ऊपर टेम्परेचर पिछले पूरे हफ्ते में 40 के करीब जा रहा था, तो कल से उसमें कमी आई है। गो के फिर ज़ाहिर है दूसरा फैक्टर ये होता है कि समुद्री हवा जब कल से चली है तो उसके साथ ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, तो कल दिन जो रहा वो ह्यूमिड रहा। तो कल तो 37.5 तक, यानी परसों तरसों अगले पिछले जो 3-4 दिन थे उनके मुकाबले में कल तो 2 डिग्री तक कम हो गया था टेम्परेचर, और आज और कम हो जाएगा। आज मेरे ख्याल में 36 या 37 रहना चाहिए, और अगले चंद दिन यही ट्रेंड रहेगा, 36, 37 इसी रेंज में रहेगा। लेकिन अब जो जाहिर है कि समुद्री हवा बहाल होने की वजह से ह्यूमिड वेदर हो जाता है तो इस लिहाज से आप मतलब निस्बतन गर्म मौसम ही है, लेकिन वो बहुत जो शिद्दत की चिलचिलाती हुई धूप होती थी, 39 प्लस जा रहा था टेम्परेचर, उसमें अब कमी आ गई है, आ जाएगी। अच्छा, मुल्क में बर्फबारी का कब से है इम्कान, क्योंकि ऊपर नॉर्थ में गालिबन पहली बर्फबारी एक्सपेक्टेड है, ऐसा ही कुछ है? जी, कुछ इलाकों में हो सकती है जो खासकर ऊंचे पहाड़ हैं, केपी की चतराल साइड हो गया, चतराल से अपर चतराल खासकर उन इलाकों में, और फिर उधर स्कर्दू वगैरह की तरफ, और बाबू सर टाप हो गया, क्योंकि एक कल भी अच्छी बारिश हुई है केपी के बेशतर इलाकों में, यानी मालाकंड डिवीजन में तो 40-40 मिलीमीटर, 50-50 मिलीमीटर कुछ जगहों पर इस तरह से बारिश हुई। तो जाहिर है जब एक वेव है मुख्तसर सी, ये 2 दिन की है, यानी जो कल बारिश होगी और आज भी कुछ इलाकों में होगी केपी के, और उधर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के चंद एक इलाकों में वहाँ बारिश मुतवक्की है, तो उसके साथ हल्की बर्फबारी भी हो सकती है कुछ पहाड़ों पर। सर जी ये बता दीजिए कि कराची बाद यानी 30 से 31 बलूचिस्तान जो है वहाँ पे, बिकॉज माई वेदर इज़ डिराइव फ्रॉम कोयटा, बलूचिस्तान में क्या सिचुएशन रहेगी? कोयटा में सर्दियों का आगाज़ कब से हो रहा है? देखिए, इधर तो सभी जगहों में ना, बलूचिस्तान में भी, सिंध में भी, और पंजाब के भी बेशतर इलाकों में, केपी के जो सेंट्रल और जनूबी इलाके, इन तमाम इलाकों में तो अभी खुश्क मौसम है, यहाँ कोई ऐसी बारिश वारिश का इम्कान नहीं है। लेकिन रात की सर्दी दायरे बढ़ गई है अब, ख़ासकर जो आपके पहाड़ी इलाके हैं, वो शुमाली इलाका जाता है, उनमें तो खासी बढ़ गई है, और ये जो बारिश का स्पेल है इसके बाद और बढ़ जाएगी। कोयटा में भी अभी दिन का टेम्परेचर भी 20-22 इस रेंज में रह रहा है, और रात का तो 10-12 डिग्री तक आ गया एक तरह से, तो इसका मतलब है कि रात में और सुबह में सर्दी बढ़ गई है।
कोयटा की तरफ भी, और दूसरा जो मलिका ज़ियारत वियारत वो जो इलाके हैं उनमें भी। ओके, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब हमारे साथ थैंक अब यू। मौजूद थे। और कोयटा रातों में 10 से 12 डिग्री आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि एक हवा चलेगी बस और वो 10 से 12 यहाँ आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा और सबकी हुडीज भी निकल आएंगी, स्वेटर्स यार भी ये निकल आपका कोई कारोबार वगैरह है हुडीज का क्या? मैं निकालने है? वाली हूँ ना हुडीज निकाल का लें। फैशन। चलें जब तक हम इसलिए मैं प्लान अभी से प्रमोशंस अभी से प्रमोशन कर रही हैं सोनिया की जो है वो हुडीज बाय सोनिया। तब तक हम जरा पूछते हैं कि वो हमें कोई डिस्काउंट मिलेगा नहीं मिलेगा। वेलकम बैक जनाब। फैसल, अभी हमने इतनी ज़्यादा गुफ्तगू की सियासत के ऊपर, जी जी जी, सो एक और जगह भी ऐसी है, सियासी नहीं है लेकिन वहाँ पे भी सियासत काफ़ी होती है। क्या बात आपने की है ना। नवाजिश पाकिस्तान में नवाजिश कौन है? नवाजिश का मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है वो पार्लियामान के बाद अगर कहीं सबसे ज़्यादा होती है तो पाकिस्तान की क्रिकेट में होती है। अभी अभी तो हम जीते थे, अभी हम कितने खुश हो रहे थे, बिल्कुल हैं, दिल हमारा बिल्लियों चल रहा था, हम बिल्कुल ही गार्डन क्रेजी सा हो मेरा रहे दिल। थे, बिल्कुल गार्डन गार्डन हो गया था दिल। लेकिन हुआ ये है कि गार्डन जो है वो अब उजाड़ सा लग रहा है, क्योंकि एक बार फिर पाकिस्तान की क्रिकेट से खबर आ रही है। और ख़बर ये आ रही है कि गैरी कार्स्टन के जो अभी जुम्मा 8 दिन ही तो हुआ था आए थे, और 6 महीने गालिबन हुए हैं उनको आए हुए, इफ आई एम Only नॉट 6 रॉन्ग। months? हाँ, इस पर हम एक्सपर्ट से पूछेंगे कि क्या इतने ही हुए हैं। तो फिर हुआ ये कि उनके हो गए इख्तलाफात और इन्होंने कर दिया रिज़ाइन, और उस रिज़ाइन को फटाफट जो है वो मंजूर भी कर लिया गया है। अब गैरी कार्स्टन उनसे मुतालिक जो चीज़ें, जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि उनके और पीसीबी के दरमियान बाबर आजम को दौरा जिम्बाब्वे के लिए आराम देने के मामले पर इख्तलाफात सामने आए थे। और हमारा साउथ अफ्रीका का जो टूर होना है उससे कबल वो बाबर आजम को खिलाने के ख्वाहिशमंद थे। और गैरी कार्स्टन ने कहा भाई बगैर इख्तियारात जो है वो तो मैं कोचिंग नहीं करूंगा। तो गैरी कार्स्टन इज गॉन नाउ। तो उनका इस्तीफा कबूल कर लिया गया है, मतलब जी खुदाफिज हो जी, गए कबूल है, कर लिया है उनका। Okay. तो और उनकी जगह अब जो रेड बॉल के हमारे कोच हैं जेसन गिलेस्पी, उनको ही दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए हेड कोच मुकर्रर करने का फैसला किया है। तो अभी हम जीते थे, अभी हम खुशियाँ मना रहे थे, लेकिन अब दोबारा से कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही है। इस पर हम बात कर लेते हैं। सैयद मोहम्मद उवैस, क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उवैस भाई, उम्मीद है खैरियत से होंगे। देयर इज़ नॉट अ सिंगल डल डे इन पाकिस्तान क्रिकेट। या तो हम जीता हुआ मैच हार रहे होते हैं, या फिर जब हम बिल्कुल ही दीवार से लगे होते हैं तो दुनिया को हैरान कर देते हैं, क्रिकेट की दुनिया अपसाइड डाउन कर देते हैं। और जब हम सब कुछ सही कर रहे होते हैं तो फिर हम कहते हैं अरे ऐसे कैसे सही कर रहे हैं। गैरी कार्स्टन, एन एब्सोल्यूट ज़बरदस्त कोच, इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनवाया, आईपीएल में गुजरात टाइटंस को चैंपियन बनवाया, बहुत सारी कामयाबियां उनके क्रेडिट पे हैं, लेकिन अब वो रिजाइन कर गए हैं। क्या है अंदर की खबरें, जरा बताएं तो कुछ। वालेकुम सलाम। आपने जब कहा कि आप खैरियत से हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मामला चल रहे हैं, लिटरली वो खैरियत से रहने किसी को देते नहीं है, परेशान ही रखते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक थी इंट्रो के अंदर के एक खुशी आपको मिलती है काफी अरसे के बाद, वो एक दिन नहीं होता, खत्म हो तो दूसरी टेंशन आपको पड़ जाती है कि भाई आखिर हो क्या रहा है क्रिकेट बोर्ड के अंदर। आपको पता हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, वो खाली पाकिस्तानी या पाकिस्तान फैंस नहीं या पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, वो जो बाहर के बैठे हैं वो भी बात कर रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान, किस डायरेक्शन पे आप लेके चल रहे हैं। गैरी कार्स्टन की आपने राइटली पॉइंट आउट किया, जिस वक्त पाकिस्तान टीम आपको याद हो हंट कर रही थी हेड कोच की, तो उस वक्त इतनी ज्यादा डिस्टर्बेंस थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि कोई भी पाकिस्तान टीम का कोच बनने से आपको पता दूरी इख्तियार कर रहा था। वो कह रहा था कि शायद बने ना बने, जो मामला चल रहे थे। गैरी कार्स्टन को आपने निकाला और वन ऑफ द फाइनेस्ट कोचेस, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उनको टाइम मिला था इंडिया के लिए, उनको वर्ल्ड चैंपियन बनाया, काफी लीग्स टीम के साथ उन्होंने जिन्होंने काम किया, उनको एक्स क्रिकेटर्स भी अपना हमेशा डाउट अपना एक बात करते थे कि बी अवेयर, गैरी कार्स्टन पाकिस्तान का कोच बन चुका है, पाकिस्तान टीम आपको डिफरेंट मॉड गेम में नजर आएगी। लेकिन हमें बताया ना आपको कि हमेशा ना हमें एक इशू रहता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि जो बंदा आता है जो अच्छा होता है, जो बड़ा एक नाम होता है, जो कुछ करना चाहता है, हम उसको ज्यादा देर टिकने देते नहीं है। गैरी कार्स्टन आकिब जावेद से पहले अपॉइंट हुए थे, आपने उनसे जो इख्तियारात उनके पास थे, जो उनको ऑब्वियसली जैसे हेड कोच जो होता है, हेड कोच का काम क्या होता है, उसका काम होता है कि टीम की जो सिलेक्शन है, जिनको कैंप में बुलाना है, उसके अंदर भी उसकी इनपुट होती है, किस लड़के को बुलाना है, फिटनेस को देख रहा होता है, उसको रिपोर्ट सारी मिल रही होती है, साथ ही साथ कैप्टन को मिल रही होती है, सिलेक्शन कमेटी को भी मिल रही होती है। आपने उनको पहले अपॉइंट किया, उसके बाद आपको ख्वाब आया सोते हुए कि आकिब जावेद को लेके आए, आकिब जावेद को आप लेके आए, आपने आकिब जावेद को आते ही आपने सारे के सारे इख्तियारात दे दी कि भाई आप ही हैं जो आपने सब कुछ करना है, क्योंकि आपने हमें टेस्ट सीरीज जिता के दे दी, आपने टेस्ट मैच हमें पहला जोन से जितवा के दिया है। मुझे एक बात बताएं कि जिस वक्त कप्तान होता है, कोच होता है, जब उसको 15 मेंबर स्क्वाड एक टीम मिलती है, उसको एक आपको मिलती है कि भाई इसी के अंदर से आपने प्लेइंग 11 इंतखाब करके देना है,
और जब वो कोच और जो अपना जो कैप्टन है, जब वो देखता है, वो कहता है इस विकेट के ऊपर ये 2 प्लेयर्स अगर आपने डाले नहीं तो सूट ही नहीं करते इस विकेट को, मुझे तो वो प्लेयर चाहिए था। फिर आप कहोगे मुझे रिजल्ट भी इस टीम से लेके दो, कभी भी ऐसे नहीं होता। जब रिजल्ट खराब होता है ना, तो कोई भी आकिब जावेद को नहीं पकड़ेगा, कोई भी जाके अलीम डार या जो सिलेक्शन कमेटी में बैठे उनको पूछेगा नहीं, वो पूछेगा कोच और कप्तान को कि भाई तुम जवाब दो कि तुमने क्या यहाँ पर किया। और ये होता रहा है, पूरी दुनिया क्रिकेट के अंदर है। आज हम लोग यहाँ पर बैठ के बात करें ना कि आकिब बॉल की, जिस तरीके से आकिब भाई ने कहा जी हमने विकेट को ये करना है, अच्छी चीज, ऑब्वियसली सीजन क्रिकेटर है, पाकिस्तान खेले हुए हैं, सारे मामलात हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं, खुदा न खास्ता अगर आप लोग आखिरी टेस्ट मैच हार जाते, इस चीज को आप भी एग्री करेंगे कि अगर 200 सवा 200 स्कोर होता, हमारी सख्त नहीं थी कि हम चौथी इनिंग्स में चेज करते, क्योंकि हमारी टीम का चौथी इनिंग्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड है बड़ा बुरा रहा है। तब मुझे बताया कि क्या आकिब बॉल वगैरह हो रही होती, तब यही होता कि जी गैरी, ये अपना क्या नाम है, जेसन गिलेस्पी ने क्या किया जी, अपना जो कैप्टन है, क्योंकि कैप्टन को आपको पता है बड़े फायर पावर क्वेश्चंस भी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं उन्हीं, क्योंकि वो हमेशा फेस पे होते हैं, उनको ज्यादा लेकिन सॉरी टू कट यू ऑफ हियर अवैस, लेकिन इस्तीफा देने का रीजन क्या था? क्या ऐसी बात थी? इस्तीफा देने का रीजन यही था कि उन्होंने बात की थी कि जिस वक्त आपने मेरे साथ टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड किए थे, एक तो जब कोच आता है, हेड कोच, वो अपनी टीम लेके आता है, एक तो इनको ये इख्तिलाफात थे क्योंकि वो एक हाई परफॉर्मेंस कोच को लेके आना चाहते थे, इन्होंने कहा जी उसको हम रखना नहीं चाहते। आई गेस मसरूर राना जो उनसे उनको साथ में रखा हुआ है। उसके बाद दूसरा उनका ये था कि जिस वक्त आपने मेरे साथ टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड की थी एज अ हेड कोच, मेरा इंप्लीमेंटेशन, टीम की सिलेक्शन, टीम को जो कैंप में कॉल करने लड़के, टीम को फाइनल स्क्वाड, वो सारा मेरी उसमें इनपुट होगी, ऑब्वियसली एक होती है हेड कोच की। इन्होंने क्या किया, वो रोल सारा का सारा निकाल के दे दिया सिलेक्टर्स को। आपको पता है कि इस वक्त जो एक मसला बना हुआ, आकिब भाई की बात करें, सिलेक्शन कमेटी है वो उठा के 15 मेंबर स्क्वाड देती है कोच को, वहां से वो निकालता है 11 का स्क्वाड, वो 15 के अंदर उसका कोई इनपुट नहीं है, ना कोच का ना कैप्टन का। ये कहीं पर भी दुनिया के अंदर नहीं होता, क्योंकि जब कोच होता है, जब वो टीम के साथ होता है, वो एटमोस्फेयर को जानता है, उसको पता है मैंने किस प्लेयर को किस तरीके से डील करना है। जिस वक्त प्लेयर एक उतारा जाता है ना, स्क्वाड से गिराया जाता है, टीम से ड्रॉप किया जाता है, वो जाके सिलेक्शन कमेटी से नहीं पूछता, वो कोच से पूछता है कि आखिर मसला क्या था। तो कोच उस वक्त क्लूलेस होता है, क्योंकि बेचारे को पता है कि मेरे पास क्या हम ये कह सकते हैं कि बाबर आजम की इंक्लूजन या एक्सक्लूजन असल रीजन था इस्तीफे का? देखिए नहीं, बाबर आजम का नहीं था, खाली बाबर का नहीं था, प्लेयर्स का था। मैंने आपको फिर बता, कुछ प्लेयर्स थे जिनको वो चाहते थे कि टूर के ऊपर हो, कुछ प्लेयर्स थे जिनको वो चाहते थे कि इनको अभी टूर पे नहीं लेके जाना। इसलिए मैंने कहा ना कि उसकी जो पॉइंट ऑफ होता है कि मुझे ये प्लेयर्स चाहिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोच है, उसने टीम को लीड करना है, कैप्टन को लीड करना है। अब जब आपने अपना कप्तान की अगर बात करूं, रिजवान को इस वक्त आपने कप्तान बना चुके हुए हैं, मैं खुद इस चीज पे हैरान था, जितना रिजवान को जानता हूं या रिजवान जितना खेल चुके हैं इस वक्त लीग टीम के लिए, मुल्तान के लिए, रिजवान बड़े एक डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर है। वो हमेशा चाहेंगे कि मेरी ऑब्वियसली उसके अंदर ऑब्जर्वेशंस हो कि क्या टीम खिलानी है मैंने, क्या मुझे स्क्वाड दिया जा रहा है, क्या मेरे 15 रुकनी मेरा स्क्वाड है, क्योंकि मैंने उसी में से टीम खिलानी है। अगर उसमें से आप कप्तान से भी वो डिसीजन ले लोगे तो मुझे बताया ना, कप्तान तो बेचारा अंदर आधा मरा हुआ अंदर जाएगा। अच्छा, तो अवैस फिर हम ये देखें कि पिछले एक हफ्ते में या पिछले 3-4 दिन में दो बहुत बोल्ड, बहुत बड़े, बहुत इवेंट टर्निंग डिसीजंस लिए गए। गैरी कर्स्टन वाला तो हुआ ही, और 2 दिन पहले फ़खर जमान वाली सिचुएशन भी अब सामने आई है। अब या तो, और अब जाहिर सी बात है, अब ऑस्ट्रेलिया में एक फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन जेसन गिलेस्पी के हाथ में होगी टीम। सो माय क्वेश्चन इज कि या तो ये बहुत ही ज़बरदस्त डिसीजन है और पीसीबी अपराइट हो रहा है कि अगर आप हमारी पॉलिसी के खिलाफ जाएंगे, आप अगर फिट नहीं होंगे, या फिर अगर आप कोच भी हैं और अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम तो एक डिसीजन ले रहे हैं, या तो पीसीबी बिल्कुल अपराइट हो गया, या फिर ये चीज़ें बैकफायर करने वाली हैं। आप किससे एग्री करेंगे? देखिए, 2 चीजें हैं यहाँ पर। मैं दोनों से इसलिए एग्री करता हूँ कि एक तो आप पीसीबी इस चीज पे स्टांस पे बिल्कुल ठीक था कि पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान टीम है, बाद में एक प्लेयर है। हमारा एक मसला ये होता है कि जिस वक्त हम प्लेयर को बना रहे होते हैं ना कहीं शायद प्लेयर को हम बुला देते हैं कि तुम इंसान भी हो। वो हवा में इस वक्त होता है, उसको वो होता है कि जब वो गिरता है नीचे तो उसको उठना नहीं आता, क्योंकि वो चीज़ माइंडसेट आपने बनाई नहीं होती किसी प्लेयर की। अगर आप क्रिकेट बोर्ड की बात करें, जो फैसले आपने कप्तानी वाले मामले पे की, ऑब्वियसली वो डिस्टर्बेंस तो जरूर, उसके ऊपर मैं कहूँगा कि आप गलत थे। आपने इतनी डिस्टर्बेंस रखी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। आपको याद हो, इस टेस्ट सीरीज से पहले एक मीटिंग हुई थी जिसमें फखर जमान वाहिद बंदा था, खुद अपना चेयरमैन साहब कह चुके हैं कि उसने न डर होकर बातें की थी कि सर ये हुआ है, एनओसीज के मामला हैं, बीच रास्ते वापस बुलाया जाता है। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो एक प्लेयर है, जो एक सीनियर प्लेयर है, उनका काम बनता है डिस्कस करना। गलत चीज नहीं है अगर डिस्कस की गई है। फखर जमान एक 50 की उसकी एवरेज है, 200 प्लस आपको पता है बेस्ट स्कोर भी है। आप उस लड़के को ड्रॉप कर दें स्क्वाड के अंदर, जहां पर आपको पता है बॉल जो सी है वेस्ट राइट पे आती है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है उसका।
फखर जमान और चैंपियंस ट्रॉफी आपके सर पे, ये समझ से बालातर था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। अगर ट्वीट की आप बात करें, मुझे पता है ट्वीट वाले मामले पे आप देखें, दो चीजें चेयरमैन ने कहा, एक कहा कि ट्वीट का इशू था, एक कहा था फिटनेस का। फिटनेस वाला इशू कोई नहीं था। अगर फिटनेस की इशू की बात करें तो आप जरा कैटेगरी प्लेयर्स की निकालें, नुमान के आगे क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू फिटनेस। शाहीन शाह अफरीदी की आप बात करें, शाहीन शाह अफरीदी आपको कहां से 100% फिट आपको नजर आ रहे हैं? आपको किसी एंगल से नजर आ रहा है कि वो 100% फिट है? आपने फिर भी चले डिमोट करके सी कैटेगरी में उसके अंदर आपने उसको रखा है। फखर जमान फिटनेस टेस्ट के दिन आपको याद है उन्होंने यही बात की थी मीटिंग के अंदर कि सर पता नहीं शायद वो वेस्ट इंडीज थे, जिम्बाब्वे, कोई जो भी लीग हो रही थी वहां पर खेलने जा रहे थे और मुझे वहां से वापस बुलाया गया, 8 या 9 घंटे की फ्लाइट थी और मुझे आके कहा गया कि आप फिटनेस टेस्ट दें। जी। आपकी बॉडी फटीग कैरी करती है, आप मुझे बताएं फिटनेस टेस्ट कैसे एक बंदा दे सकता है? कामरान गुलाम की बात अगर मैं करूं, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स है, हम उसके लिए आवाज उठाते रहे कि डोमेस्टिक में लड़का परफॉर्म कर रहा है, उसको पाकिस्तान टीम का हिस्सा होना चाहिए, वो भी फिटनेस टेस्ट फेल हुआ था। तो मैंने कहा ना कि जो डबल स्टैंडर्ड आपने की है उस चीज पे नाखुश हैं, ये नहीं करना आपने। आप खुद पैनिक बटन आप अपना खिला रहे हैं। यहाँ पर आप आकिब जावेद की बात हो रही है कि शायद आकिब जावेद को आप हेड कोच लें। आकिब पाकिस्तान टीम के पहले भी कोच रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं, शायद न्यूजीलैंड। जस्ट वी हैव गॉट 30 सेकंड्स बट आई वुड लाइक टू पुट दिस क्वेश्चन। हमारा हम जीत गए और उसका क्रेडिट आकिब जावेद को, उन्होंने पिच उड़ा दो, घास हटा दो, ड्रायर मार दो, सब कुछ, ये फॉर्मूला पाकिस्तान में कामयाब हुआ। व्हाट इफ हम गए ऑस्ट्रेलिया, हम खुदा ना खास्ता हार गए, तो फिर आकिब जावेद को भी हटा देंगे? ये बहुत अच्छी बात आपने की। मैं इसी पे आ रहा था कि यही मैंने कहा ना कि हम लॉन्गर डिसीजंस नहीं लेते। होता ना कि आप प्लान करते हो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, यार कप्तान है, कोच है, मैंने एक लॉन्ग डिसीजन लेना है। यहाँ पर मुझे एक बताएं, अगर खुदा ना खास्ता आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज के अंदर हारते थे, चले आकिब जावेद अगर आप बैठे हुए अपना ऐसा सिलेक्शन कमेटी के अंदर बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया सीरीज आप हारते हैं, मैं हूं, आप हूं, या जो अपना जो लोग वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगे, कोई भी है जो नॉर्मल एक बंदा है, वो क्या कहेगा? सबसे पहले क्या कहेगा कि कोच क्या कर रहा था, कप्तान क्या कर रहा था, उसको नहीं पता था कि मैंने टीम कैसे खिलानी है, ये टीम लेके ये लोग यहाँ पर गए हैं। कोई भी आकिब जावेद पे उंगली नहीं उठाएगा क्योंकि वो बैक एंड पे बैठे हुए हैं, वो ऑफिस में बैठे हुए हैं। कोच, इसलिए मैं कहता हूँ एक मेन डिसीजन कोच होता है, क्योंकि कोच हमेशा सामना करता है हर चीज का, कप्तान सामना करता है, उसको आपको एम्पावर करना पड़ता है, फिर एम्पावर करना पड़ता है पीछे जाके कि भाई आप अगर टीम खिला रहे हो तो फिर आप इस चीज के अपना, अगर खुदा ना खास्ता हारती तो आपने जवाब भी देना, तब जाके एम्पावर किसी को आप करते हो। आप अगर उसकी जड़ें काट दो तो मुझे बताएं कि वो तो बेचारा, मैंने कहा ना, आधा मरा हुआ ग्राउंड के अंदर जाएगा, उससे ठीक है आपको उस वक्त कप्तानी मिल गई, आप टीम को बैकअप करोगे, मैं खुद बैकअप कर रहा हूँ, स्क्वाड बहुत अच्छा है आपका, लेकिन आपके जो फैसले आ रहे हैं, खास करके चैंपियंस ट्रॉफी 6 महीने दूर है, 5 महीने बल्कि दूर है, अभी तक आपको समझ में नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। हेड कोच कौन होना चाहिए, बैटिंग कोच आपका कौन होना चाहिए, और ये दूसरी हमेशा से वो प्लेइंग 11 तक स्पॉट। अवैस भाई ये हमेशा, और ये इंग्लिश कमेंटेटर्स भी इस पे कह चुके हैं, हमेशा से पाकिस्तान का शासाना रहा है। बड़ा इवेंट, बड़े इवेंट से पहले बहुत बड़ी बड़ी हलचल। लेट्स सी हम ऑस्ट्रेलिया में कैसे कोप अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो जनाब गैर हैं वो आप जा चुके हैं, उनकी जगह फिलहाल जेसन गिलेस्पी लेंगे, और हम इस वक्त क्या करेंगे? और हम इस वक्त लेंगे ब्रेक लेते हैं। दुनिया बोले में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम बात करते हैं जब ब्लू इकोनॉमी की, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, उसमें फिशरीज आती हैं, उसमें कोस्टल टूरिज्म आती है, और उसमें जो शिपिंग इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। अब शिपिंग इंडस्ट्री में सबसे एक अहम इम्पॉर्टेंट जो सेक्टर है वो है शिप ब्रेकिंग यार्ड का, और आप सबको पता है कि पाकिस्तान के सर का ताज हुआ करता था गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड। जहां हम खड़े वहां से तकरीबन 2-2.5 घंटे दूर है शिप ब्रेकिंग यार्ड, और एक ऐसा वक्त था कि जब वहां पे तिल धरने को जगह नहीं थी। लेकिन अब हुआ क्या है, चलिए आपको सबसे पहले हम ये बताते हैं कि हमारे पास इशू क्या है शिप ब्रेकिंग यार्ड में। सन्नाटे का राज है। शिप ब्रेकिंग यार्ड में होता है कि यार्ड्स होते हैं, प्लॉट्स होते हैं, और वहां पे काम हो रहा होता है। 128 प्लॉट्स हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि 90 की दहाई में यहाँ पे हजारों अफराद काम करते थे, तो फिर आप हैरान हो जाएंगे कि आज वो हजारों अफराद गए कहां, क्योंकि अब यहां पे सिर्फ 2 प्लॉट्स में काम हो रहा है। आउट ऑफ 128 सिर्फ 2 प्लॉट्स में काम हो रहा है। सन्नाटे का राज है। बाकी 126 में ताले पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। अब देखिए, इंटरनेशनल जो मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक डेडलाइन दी है। अब ये डेडलाइन क्यों दी है? ये डेडलाइन इसलिए दी है क्योंकि हमारे जो शिप ब्रेकिंग यार्ड है वो इंटरनेशनल जो रूल्स हैं उनके मुताबिक ऑपरेट नहीं हो रहा। ये डेडलाइन कब तक की है? ये डेडलाइन है 25 जून 2025 की। साल से भी कम का वक्त रह गया है कि जब हमें
अपनी जो शिप ब्रेकिंग यार्ड है उसको इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक इस्तवार करना। वो बैनुल-अक़वामी उसूल और बैनुल-अक़वामी रूल्स है क्या? देखिए, जब भी कोई जहाज आता है और जब वो लंगर अंदाज होता है तो उसमें सबसे पहले तेल जो होता है उसका वो निकलता है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि वो जो स्लज ऑयल है उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए एक प्लांट होना बहुत जरूरी है। ये भी नहीं है हमारे पास। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास हर शिप ब्रेकिंग यार्ड में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए ताकि उसको ट्रीट हम कर सकें। वो भी हमारे पास नहीं है। अब यहाँ पे क्योंकि बहुत से वर्कर्स काम करते हैं, एंड बाय द वे जब मैं बात कर रहा था कि हजारों वर्कर्स यहाँ पे काम करते थे, बलूचिस्तान से लेकर वजीरिस्तान तक के लोग यहाँ काम करते थे, इसलिए जब लोग यहाँ होंगे और जब आयरन कटिंग, स्टील वेल्डिंग, ये सारा काम हो रहा होता है तो जाहिर सी बात है चोट लगना वो एक मामूल का हिस्सा होता है। तो हर यार्ड में डिस्पेंसरी जो है वो होनी चाहिए। इसके साथ साथ क्योंकि ये इतना अहम काम है, यहाँ पे केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे दीगर चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो फायर एक्सटिंग्विश जो है उसकी यहाँ पे प्रॉपर एक्सटिंग्विशिंग की प्रॉपर इंतजामात होने चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊं कि जिस तरीके के केमिकल्स यहाँ यूज होते हैं उसमें सिर्फ आम जो आलात होते हैं वो इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि जो जेल और फोम वाले आलात होते हैं आग बुझाने वाले, वो इस्तेमाल होने चाहिए। अच्छा, एम्बुलेंसेज होनी चाहिए, किसी भी वक्त कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश आ जाए तो एम्बुलेंस होनी चाहिए जो कि लीड करे एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल की तरफ। और यह भी प्लान में शामिल था कि इस एरिया में गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल होना चाहिए जो 24/7 काम करे। और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के इंतजाम पूरे होने चाहिए। जाहिर सी बात है जब साइट पे आप काम करते हैं तो अच्छे शूज से लेके हेलमेट्स एंड द जैकेट्स और उसके साथ साथ दीगर चीजें। और सबसे अहम चीज आजकल के जमाने में, और वो ये है कि क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा कार्बन एमिशन होता है तो उसके लिए ग्रीन बेल्ट हर यार्ड में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये है वो तमाम तर रूल्स ख्वातीन हजरात जो कि होने चाहिए। लेकिन जब हम यहां गए गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में और जब हमने इंस्पेक्ट करने की कोशिश की कि इन रूल्स में से कोई एक तो हम फुलफिल कर रहे होंगे, तो आपको दिखाते हैं कि ये रूल्स कितने फुलफिल हो रहे हैं और क्या हमारी गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड की इंडस्ट्री जो है वो तबाही के दहाने पे तो नहीं आ गई है। आपको लेके चलते गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड और दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तान का सर का ताज ताराज हो रहा है। मेरे अकब में जो आप कश्ती देख रहे हैं, माजरत जो बहरी जहाज देख रहे हैं, ये जहाज यहाँ टूटने के लिए आया है। जी हाँ, ब्लू इकोनॉमी का एक बहुत ही अहम एस्पेक्ट और वो है शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री। शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ यहाँ पे जहाज टूटते हैं? जी नहीं, यहाँ पे जहाज टूटते हैं, इसके साथ साथ छोटे छोटे पुर्जों में वो तब्दील होते हैं और उसके बाद पूरे मुल्क और पूरी दुनिया में भेजे जाते हैं। गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड को जदीद तर्ज पर ढालने के कामों का जायजा लेने जब हम वहां पहुंचे तो इस सनत की हालत देखकर दिल जैसे खून के आंसू रो पड़ा। कभी यहाँ पे टूटने वाले जहाजों की तादाद बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन इस वक्त साल 2024 में बस मेरे अकब में जो एक आप जहाज देख रहे हैं, सिर्फ वो इस पूरे वसीअरीज शिप ब्रेकिंग यार्ड में एक ही जहाज है जो पिछले 3 महीने से लंगर अंदाज है और टूट रहा है। और एक मेरे बिल्कुल पीछे अभी जब हम बात कर रहे हैं तो हमें बताया गया है कि वो काफी अरसे बाद एक और जहाज टूटने आया है। कभी जहां 35,000 मजदूर बैक वक्त काम करते थे, वहां आज काम करने वालों की तादाद चंद 100 ही रह गई है। ये जो इस वक्त आप तमाम तर सरगर्मी देख रहे हैं, 1990 की दहाई से ये इसका 1% भी नहीं है। क्या ही बात है कि यहाँ से 2 प्लॉट्स दूरी पे लेडी डायना का शिप भी आया था और वो भी ब्रेक हुआ था, लेकिन अब ये इंडस्ट्री ब्रेक के करीब यानी कि तकरीबन खत्म होने के करीब पहुंच गई है। और अगर वक्त पे इकदाम नहीं लिए गए तो इस गाड़ी को, इस शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री को रिवर्स गियर ही चलते रहेगा। लाला डबल ए। गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड को माहौल दोस्त बनाने और उसे जदीद तर्ज पर इस्तवार कराने के लिए हुकूमत के पास 25 जून 2025 तक का वक्त है, लेकिन इस डेडलाइन को मीट करने के लिए
हमें यहाँ कोई खातिर खा काम होता दिखाई नहीं दिया। इस हवाले से हुकूमत क्या कर रही है, हमने अपने नुमाइंदे बाबर नसीर से भी बात की। बाबर भाई, पहले तो जरा ऑपरेशंस के हवाले से हमें बताएं कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये इस टाइम हम लोग प्लॉट नंबर 64 पे खड़े हैं। यहाँ पे जहाज़ मुकम्मल तौर पे कट चुका है। ठीक, अब उनके मजीद पीसेस होने हैं और मटेरियल जैसे शीट्स होती हैं उनको अलग रखना होता है, पिलर्स अलग रखने होते हैं, टैंक्स अलग रखने होते हैं। तो अभी ये प्रोसेसिंग सारी चल रही है। अच्छा, सेकंड ये छोटी सी मैं करेक्शन कर लूँ कि यहाँ पे आपने कहा ना कि भरपूर काम हो रहा है, ये आधा काम हो रहा है। जी जी जी, मेरे लिए तो भरपूर है क्योंकि मैं भरपूर है, क्योंकि ये इस प्लॉट पे इस काम की सिचुएशन को देखते हुए 150 से 200 बंदों ने काम करना था भैया को। ठीक है, अभी इस टाइम 80 बंदे यहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि हाफ। अच्छा, इसका रीज़न मैंने जो पूछा, जो इस प्लॉट के एडमिनिस्ट्रेशन है उससे मैंने पूछा कि इसका रीज़न क्या है, अपने लेबर्स कम क्यों रखी हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास स्टॉक की जगह नहीं है, मार्केट हो नहीं पा रही है, तो इस वजह से हमने स्लो काम कर रहे हैं ताकि वो स्टॉक की जगह बने। इस यार्ड के सुपरवाइजर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले यहाँ पे 35 से 40 हज़ार बंदा काम करता था, अब उसकी तादाद चंद 100 की रह गई है। ऐसे में वर्कर्स जो हैं वो कैसे कमाई करते हैं? शिप्स भी बहुत कम आती हैं यहाँ पे। मसला ये है कि पहले यहाँ तो आपके पास जैसे कि हज़ारों के थे, वो जहाज़ काफ़ी थे यहाँ पे, तो काम चल रहा था। अभी काम ना होने के बराबर है। यहाँ पे 46 कंपनियाँ काम कर रही है, जिसके अंदर CPSO का 2 कंपनियाँ जो है ना फ़ाल है, बाकी सारी कंपनियाँ बंद पड़ी है। अगर एक कंपनी के ऊपर अगर आप जो है ना 100-150 बंदा लगा लो तो 46,000 से कितने वर्कर बनते हैं। अकेला हम यहाँ पे नहीं कमा रहे, हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्टर है, मकामी लोग हैं, दुकानें हैं। यहाँ से पूरे पाकिस्तान जो है लोहा सप्लाई होता है, यहाँ से कराची जाता है, कराची से फिर लाहौर, लाहौर से फिर आगे स्टील मिलों में। तो वहाँ तकरीबन हमारे से लाखों लोगों का जो है ना रोज़गार मुयसर है। लेकिन आपको भी पता है और हमें पता है कि पाकिस्तान के हुकूमत ने हम पे कोई तवज्जो नहीं दी। तो तवज्जो पाकिस्तान हुकूमत से यही अपील है कि हमें तवज्जो दें। हमारे पास जो आपके जिनके हिकमत अमली है, टैक्सेस के हवाले से हैं और बाकी जितने भी इशूज़ हैं, और इसके ऊपर वो दे तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को एक अच्छा रोज़गार मुयसर होगा मज़दूरों को। और पाकिस्तान का जो इनकम है, चाहे वो रेन्यू की कस्टम की मद में है, सेल टैक्स की मद में है, जो भी है सब इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे तरीके से करेगा। और इनका जो अपने टारगेट्स हैं हमारे, वो भी इंशाअल्लाह ताला पूरे होंगे। बशर्त ये होगा कि गडानी शिप ब्रेकिंग चलेगी, तो वरना भी यही हाल होगा। इतनी ज़्यादा ज़बूहाली के बावजूद आज भी सैकड़ों ख़ानदान शिप ब्रेकिंग की इस सनत से वाबस्ता हैं। अब ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत इसकी तरफ फौरी तवज्जो करे और बैनुल-अक़वामी उमूर के मुताबिक, बैनुल-अक़वामी उसूल के मुताबिक शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री को आरास्ता करे, वरना मेरे अक़ब में डूबते सूरज की तरह शिप ब्रेकिंग यार्ड का सूरज भी जल्द डूब जाएगा। ऑलराइट, तो आपने देखा कि कितनी ज़्यादा वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये तमाम की तमाम तर जो अपॉर्चुनिटी है दिस इज़ गोइंग टू द वेस्ट। मैं देख रही हूँ, मुझे अफसोस हो रहा है, मतलब पाकिस्तान का कितना जो ज़र मुबादला हम कमा सकते हैं, जो हम अपॉर्चुनिटी से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, दैट्स अनफॉर्चुनेट। चलें अभी एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। 29 अक्टूबर है आज, और आज जो है वो वर्ल्ड स्ट्रोक प्रिवेंशन डे के तौर पे मनाया जाता है, यानी फालिज से बचाव और आगाही का आलमी दिन मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोनिया कि हम इस चीज़ को भी अवेयर करें, क्योंकि पाकिस्तान में जो है ये जिस तरह हम कहते हैं ना डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर है, इसी तरह बहुत सारे फालिज की जो अलामात है ना वो वैसी हैं कि जो बिल्कुल नॉर्मल हैं, पता नहीं लगता कि नहीं हो पता क्या लगता रहा है, एग्जैक्टली। बिल्कुल ऐसी है। और इसके लिए जिस तरह से डिफरेंट अमराज के हवाले से कैंपेन्स रन की जाती हैं, तो फालिज के लिए भी डिफरेंट कैंपेन्स रन की जाती हैं। इसमें ना अब जैसे आपको बैठे हुए हैं, आपको सर चकरा रहा है एंड यू थिंक यार ये तो बस सर चकरा रहा है, नॉर्मल है, नॉर्मल लोग लेते हैं। तो इस तरह की और कौन सी जो है वो अलामात होते हैं? बोलने में मुश्किलात एक तो आना शुरू हो जाती हैं, आपके जो हाथ हैं वो सॉर्ट ऑफ आपको कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो और कौन से अलामात है पाकिस्तान में, इसकी सिचुएशन क्या है? सिम्टम्स से तो हमने बात की, लेकिन कॉजेज़ क्या होते हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं विच लीड्स यू टू द स्ट्रोक, और हम किस तरीके से
इसको प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगियों में, इसी पे हम बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, डॉक्टर उबैद खानज़ादा साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ा अहम दिन है पाकिस्तान में, क्या इफ़ यू कैन गाइड मी, क्या रेशियो है इसका जो लोगों को होता है फालिज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको रेशो बताने से पहले ये बताता चलूँ कि फालिज होता क्या है। जी, आज इस दिन के तौर पे हमें लोगों को मैसेज है फालिज होता क्या है। बड़े अफसोस साथ कहना पड़ता है कि लोग इसको एक मिथ समझते हैं। मतलब लोग फालिज को फालिज समझते नहीं, वो समझते हैं दिमाग की बीमारी है, सॉरी दिल की बीमारी है। लोग समझते हैं किसी असाबी कमजोरी की बीमारी है, वो दिमाग के डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है। वो इलाज किससे करवाते हैं? पीरी मुरीदी से, जो आपके जब बचपन सुनते पीलिया झड़वा दिया तो फालिज को झड़वाने जा रहे हैं वो। तो ये तमाम चीज़ें। फालिज होता क्या है? एक ट्यूब होती है, एक ट्यूब की आपको मिसाल लेता हूं, दिमागी शरियानें हमारी जो होती हैं एक ट्यूब की तरह। अब अगर मुझे ट्यूब को ख़राब करना है तो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, या तो मैं उसको बंद कर दूँ या मैं उसको फाड़ दूँ। अगर दिमाग का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, दिमागी शरियानें फट जाएंगी, खून जमा हो जाएगा, उसको हम कहते हैं ब्रेन हेमरेज। ये एक किस्म है। दूसरी किस्म क्या होती है कि दिल की खराबी की वजह से या ये दिमाग को ब्लड सही तरीके से नहीं पहुँचे तो उसकी वजह से क्या होता है, क्लॉट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। जब वो ऑब्स्ट्रक्शन हो गई दिमागी शरियानों में, उसको हम कहते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक। तो ये दूसरी किस्म है। दोनों की ट्रीटमेंट अलग है, दोनों की ट्रीटमेंट अलग है। तो लोगों को बताना ये ज़रूरी है कि जब ये फालिज जो अलामत होती हैं, अगर ये ब्रेन हेमरेज हुआ है या इस्कीमिक स्ट्रोक जो भी हुआ है, रिकवर वाला फालिज हुआ है या शरियान फटने वाला फालिज हुआ है, इन दोनों की जो अलामत आती है हमारे पास, उसमें हमारे पास एक होता है फास्ट, FAST फास्ट। उसमें होता है फास्ट का मतलब F से माउथ, यानी कि उसका माउथ डिविएट हो रहा है, मुंह का सडन ऑनसेट, अचानक से टेढ़ा हो जाना, और कोई भी हाथ पांव का काम नहीं करना, अचानक से आपकी स्पीच मुतासिर हो जाना। डॉक्टर साहब, ये मेरे वालिद साहब हैं, रात को बिल्कुल सही सोए थे, सुबह फजर के लिए उठे तो इनसे बोला नहीं जा रहा, और ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं बोल पा रहे, ये बोल भी रहे तो इनके अल्फाज समझ में नहीं आ रहे। इन सब के साथ साथ ब्लड प्रेशर का हायर साइड पर चलना, हाई ब्लड प्रेशर होना, ये तमाम अलामत खिलाती हैं फालिज की। ये तो वो हैं जो बुक्स के अंदर लिखी हुई हैं। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बताऊं तो मैंने तो ऐसे भी मरीज देखे कि जिनको हिकअप्स हिचकियाँ नहीं रुक रही थी। जब मैंने उनको मरीज को चेक किया, उसका मुआयना किया तो उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ था, पता चला बाद में उसको फालिज निकला। ओह, ऑलराइट। अच्छा, हमने लाइव सेशन भी इस वक्त फेसबुक पे ऑन रखा हुआ है, तो आप लोगों के भी जो सवालात हैं, और लाजमी सवालात इसलिए कीजिए क्योंकि इस चीज़ को लाइटली जो है वो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। मेरे हाथ में मोबाइल है, तो जो आप सवाल करते जाएंगे हम डॉक्टर साहब से उसी वक्त आपके जवाब जो है वो लेके देते चले जाएंगे। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि अब ये तो आपने बता दी कि ना ये फालिज है क्या। अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान में इसका रेशो क्या है, और अगर तो ज़्यादा है तो उसकी एक वजह ये भी है लैक ऑफ अवेयरनेस के वो पीर के पास चले गए जी ये झाड़ दें फालिज। अच्छा देखिए, अगर मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जो रिसर्च है, जो ये समझ 2023 की रिसर्च थी, उसके मुताबिक पाकिस्तान में डेली कमोबेश 800 से 1000 फालिज के मरीज थे डेली, जिसमें 400 से 300 तो एक्सपायर हो जाते थे। किस वजह से? कि फालिज को फालिज समझते ही नहीं है वो लोग। आपको यहाँ पर बता चलूँ कि एक फैसिलिटीज़ होती है जो कि इस्कीमिक स्ट्रोक, जो रिकवर्ड वाला फालिज होता है जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, अगर 4 या 4.5 घंटे के अंदर मरीज ऐसी जगह पे पहुंच जाए जहाँ पे वो फालिज को तोड़ने वाला इंजेक्शन लगाया जाता है, फालिज को काबू करने वाला इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसको हम TPA कहते हैं, वो 4 से 4.5 घंटे के अंदर लगाया जाता है। अगर कोई भी मरीज बर वक्त हॉस्पिटल पहुंच जाए, ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पर उस इंजेक्शन की सहूलत मौजूद है, तो कराची में काफ़ी निजी हॉस्पिटल है जहाँ पर उसकी सहूलत मौजूद है, तो आप ये समझें कि किसी को उससे माजूरी से बचाया जा सकता है। एक बंदा जिसको फालिज हो जाए, आप उसको माजूरी से बचा सकते हैं वो इंजेक्शन लगा के। और अब तो कुछ गवर्नमेंट के सेटअप्स हैं, पंजाब साइड पे, KP के साइड पे, बलूचिस्तान में, वहाँ पर भी इंजेक्शन लग रहे हैं, जो कि इंजेक्शन मैं समझता हूँ ये इस वक्त जो प्राइवेट में 1.5 से 2 लाख का है, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट लग रहे हैं। ओके, अच्छा, हमारे पास सवाल आ रहा है कि अगर किसी को ये सिम्टम्स आ गए कि उसका मुंह टेढ़ा हो रहा है या उसको स्पीच का मसला हो रहा है, तो उसके पास घर से लेके हॉस्पिटल जाने तक का टाइम कितना होता है कि वो सेफली पहुंच के और उसको फिर बचाया जा सकता है इससे? अच्छा देखिए, टाइम अगर ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है कि कितना टाइम होता है, कितना, इसमें सिर्फ गाइडलाइंस जो हैं, जो रिसर्च बताती है वो यही बताती है कि 4.5 घंटे के अंदर आपको पहुंचना है तो आपको इंजेक्शन लग जाएगा, वो भी उस हॉस्पिटल में जहाँ पर फैसिलिटीज मौजूद है। अब आप एक ऐसे हॉस्पिटल में जा रहे हैं, डिस्पेंसरी में जा रहे हैं जहाँ पर ये मौजूद ही नहीं है, तो कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, दूसरा ये होता है कि सबसे पहले फिर आपको क्या कराना पड़ता है, CT स्कैन। दुनिया में जो भी चीज़ आपकी बॉडी का सडन ऑनसेट हो रही है, सडन ऑनसेट से मुराद अचानक से मुंह का टेढ़ा हो जाना, अचानक से हाथ पांव का काम करना छोड़ देना, अचानक से आपकी आवाज़ चली जाए, अचानक से आपको चक्कर आए, कंट्रोल नहीं हो रहे, अचानक से पूरा एक साइड सुन्न हो गई,
डबल डबल नजर आ रहा है, विजन प्रॉब्लम हो रही है, ये जो भी चीज़ अचानक से होती है, जब तक हम उसको टेस्ट नहीं कर लेते, हम उसको प्रूव नहीं कर लेते, ये फालिज है। याद रखिएगा, पूरी दुनिया में सडन से जो भी वेस्कुलर इवेंट हो रहा है वो फालिज है। तो डॉक्टर साहब ऐसे कैसे इस तरह की बहुत सारे सिम्टम्स और बीमारियों के भी होते हैं, और ख़ासतौर पर जिन घरानों में बुज़ुर्ग लोग होते हैं, जहाँ पे वालिदैन हैं, दादा दादी रह रहे हैं या जो भी गार्डियंस रह रहे हैं, सो हम पता कैसे लगाएंगे कि इस वक्त इनको ये जो हो रहा है ये फालिज का अटैक हो सकता है या ब्लड प्रेशर शूट कर गया, किस तरह से हम उसको किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं? जो मैंने आपको अलामत बताई ना कि हाथ पाँव को सुन हो जाना और चेहरा टेढ़ा हो जाना, आवाज़ में मुतासिर होना, चक्कर का, इन सब के साथ ब्लड प्रेशर हर साइड पे होगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा। बहुत से मरीज खुद मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, हमारे मरीज का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, दिल के डॉक्टर को दिखा दिया, फिजिशियन को दिखा दिया, हाई रहता है। हाँ, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हाई रहता है, दवाई खाई या वो फ्लक्चुएट करता है या हाई रहता है? नहीं, हाई और फ्लक्चुएट दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। अब बदकिस्मती से हम क्या कहेंगे, यहाँ पर जब प्राइमरी केयर में जाते हैं, देखा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है 180 190 जो भी है, वॉट एवर 200, वो क्या करते हैं, जबान नीचे गोली रख देते हैं, बड़ी मशहूर गोली है नामी गिरामी, जबान नीचे रख दिया, ब्लड प्रेशर का पता चला उसको फालिज था, आपने ब्लड प्रेशर कम कर दिया, डबल फालिज हो गया। डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल हमारा कितना ज़्यादा अफेक्ट करता है इस चीज़ को? इफेक्ट मैं कहता हूँ सारा गेम ही लाइफ स्टाइल का, सारा गेम ही लाइफ स्टाइल का। हम लोग वॉक नहीं करते, शुगर का ध्यान नहीं रखते, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं करते अपना, और उसके अलावा जंक फूड खाते हैं। आपको पता है कि आपको सोने से पहले रात को 3 घंटे पहले खाना खाना है, मगरिब से बाद या ईशा के बाद आपको एटलीस्ट, अब तो ईशा भी जल्दी हो जाती है 8 बजे, 8 बजे तक खाना खा ले। हमारे यहाँ पे डील शुरू होती है रात के 12 बजे, 10 बजे 11 बजे तो हम बैठना शुरू होते हैं, और वो उसके बाद खाना खा के हम सो जाते हैं। आपको पता है नई रिसर्च के मुताबिक अगर आप हफ्ते में 3 दिन वॉक करें, सिर्फ 20-20 मिनट की, ये मैं गारंटीड कह रहा हूँ, 3 दिन वॉक करें, नई रिसर्च के मुताबिक कोई भी एक दिन ले लें, मतलब फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 20 मिनट की आपने वॉक की, आपने 48% अपने आप को दिमाग के फालिज से बचा लिया। 48% टू मच। तो अगर पूरे वीक ही वॉक की जाए 20 मिनट तो क्या ही बात तो 48 तो डबल हो जाएगा। सोचिए, ज़बरदस्त। अच्छा, ये एक और सवाल है, ये घरेलू टोटकों के हवाले से सवाल है। कहा जाता है जी कि अगर फालिज का अटैक पड़ जाए तो सबसे पहले जो है वो कबूतर लाके और उसको ज़बा करके और उसका खून लगा दें, क्योंकि गर्म होता है तो वो ठीक हो जाता है। अब दिस इज नॉर्म इन पाकिस्तान, डू यू नो दैट? अब इससे मुझे मरीज को तो नहीं पता, मैंने कोई मरीज ठीक होते हुए नहीं देखा, लेकिन ये कबूतर बेचारे कम हो जाएंगे। कबूतर बहुत कम हो जाएंगे, कबूतर बहुत कम हो जाएंगे। इसके ऊपर तो काफी मिथ है, फालिज के ऊपर तो लोग कहते हैं कि आप उसको हवा लगने मत दो। आपको यकीन करें, मैं बलूचिस्तान से एक फैमिली आई थी, उनकी वालिदा को फालिज था, जून का महीना था, अभी जून का महीना क्योंकि शदीद गर्मी थी, और शदीद गर्मी में वो ब्लैंकेट ओढ़ के आए थे। मैं कहा शायद बलूचिस्तान में सर्दी हो रही होगी, कह रहे नहीं डॉक्टर साहब इनको फालिज हुआ है। तो वहाँ के डॉक्टर ने कहा था इसको हवा लगने मत देना और उसको धूप से बचाना, और शदीद गर्मी में 2 ब्लैंकेट्स ओढ़ के वो कराची में आई थी मुझसे इलाज कराने। और ये डॉक्टर साहब ने कहा था? हाँ, जो वहाँ के डॉक्टर साहब ने कहा था। कितनी ज़्यादा इस तरह के दिन जो हैं बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, और किस तरीके से? सॉरी टू इंटरप्ट यू, हमारे पास एक सवाल और आया है तो मैं चाहूँगी वो पढ़ लूँ कि सिगरेट नोशी जो है वो क्या फालिज की वजह बन सकता है? आपको एक बात बताऊँ, कल ही मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा है कि पाकिस्तान में जो फालिज की सबसे बड़ी वजह है ब्लड प्रेशर के बाद, वो तंबाकू नोशी है। एक तो उसमें सिगरेट, टोबैको चिविंग, ये गुटखा, छालिया, जो भी चीज़ें मैं नाम लेने नहीं चाह रहा, समझ गए होंगे, तो वो टोबैको चिविंग सबसे ज़्यादा मेन कॉज है, और उसका मेन कॉज क्या होता है, ब्रेन हेमरेज कराते हैं ज़्यादा। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ तो मुल्क में कहते हैं अरे यार वैसे भी मरना है, सिगरेट पी के भी मरना है, तंबाकू खा के भी मरना है, एक दिन तो सबने मरना है, तो अब पहले ही आ जाए, पहले ही मर जाए, पहले ही वो हो जाए। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, नाउ द थिंग इज के क्या सिर्फ इस एक बार किसी को खुदा न खासा स्ट्रोक हो जाए तो वो सिर्फ अब मैनेज ही होगा, या फिर कितने चांसेस होते हैं कि वो पूरी तरीके से रिवाइव कर जाए? 2 बातों को मैं आपको यहाँ पर जवाब दूंगा। आपने सवाल एक किया है, मैं जवाब को 2 दूंगा। एक तो फालिज से बचाव 100% मुमकिन है, अपने शुगर, ब्लड प्रेशर और अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करके, नंबर 1। नंबर 2, फालिज हो गया कोई बात नहीं, आपको करना क्या है, अब हमें नेक्स्ट फालिज की ट्रीटमेंट देनी है। एक तो दिमाग डैमेज हो गया फालिज की वजह से, ठीक है, अब हम जो उसको ट्रीटमेंट देंगे मरीज को, वो अगले फालिज से बचाना है, सेकेंडरी प्रिवेंशन। उसमें खून पतला करने की गोली, शुगर अगर ज़्यादा है तो शुगर कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, और कोलेस्ट्रॉल की टेबलेट, और सबसे बढ़कर ये कि फिजियोथेरेपी करानी है और पेशेंट काउंसलिंग करनी है। देखें, अगर किसी पेशेंट को माजूरी हो जाए, उसका हाथ काम नहीं करे, कोई भी एक साथ काम नहीं करे, वो ऑलरेडी डिप्रेशन में चले जाएगा। ट्रू। वैसे डॉक्टर साहब, एक सवाल और आया है कि नेक मूवमेंट अगर कम हो जाए तो क्या इसका भी कोई लिंक है फालिज के साथ? नहीं, नेक मूवमेंट का ऐसा कोई मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन जिन साहब ने सवाल किया उनको शाबाश है, मैं सलूट करता हूँ कि उन्होंने कहाँ से सवाल ढूंढ के लेकर आएंगे। नेक मूवमेंट का इससे ताल्लुक नहीं है, नेक मूवमेंट का जब पेन से ताल्लुक है, उसमें पेन हो सकता है, नर्व की कंप्रेशन हो सकती है, लेकिन फालिज से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। ओके, अच्छा, अब हमने सिम्टम्स की बात की और उसके बचाव की बात की,
इंटरनली एक तो होता है ना कि ब्लड प्रेशर है ये, लेकिन इस सब की एक बहुत बड़ा इशू है द स्ट्रेस। अगर एक शख्स उसको घर का स्ट्रेस है या बहुत सारी चीज़ें हैं, ये भी उसकी तरफ लीड करेगा और उसको मैनेज करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? अच्छा देखिए, स्ट्रेस में क्या होता है कि आपको नींद डिस्टर्ब होगी। बिल्कुल। जब आपकी नींद डिस्टर्ब होगी तो आपका ब्लड प्रेशर हाई साइड पे जाएगा। आप खुद 3 दिन रात को नहीं सोएं, अगले चौथे दिन आपका बीपी बढ़ा हुआ होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा। मैं गारंटीड कह रहा हूँ आपको, स्ट्रेस लिया, आपकी नींद डिस्टर्ब हो गई, आपके ब्लड प्रेशर हाई साइड पे जा रहे हैं, बीपी आपका बढ़ गया। और बीपी ज़्यादा होने की, जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आप याद रखिए बॉडी में 4 जगहों को नुकसान पहुँचा सकता है वो। दिमाग में अगर नुकसान पहुँचाएगा तो फालिज होगा, दिल पे नुकसान पहुँचाएगा दिल का अटैक होगा, किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है और आंखों के अंदर हेमरेज हो सकता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह 4 ही हो सकती है, ठीक है। 4 की वजह से ये हमारे 4 ऑर्गन जो है इफेक्टेड हो सकते हैं। तो लिहाजा ये है कि स्ट्रेस को अपने कंट्रोल में रखा जाए। और स्ट्रेस का सबसे अच्छा इलाज जो आजकल हो रहा है पूरी दुनिया में बताया जा रहा है, वॉक किया जाए। हमारे यहाँ पे लोग टॉक ज़्यादा करते हैं, वॉक कम करते हैं। हाँ, तो उसको थोड़ा उलट करते हैं, हम वॉक ज़्यादा करें, टॉक कम करें, तो इंशाल्लाह मसले हल हो जाएंगे। वैसे डॉक्टर साहब एक सवाल और आया है कि जैसे शुगर होता है, फैमिली हिस्ट्री में होती है तो शुगर होने के चांसेस होते हैं, तो अगर इसी तरह से फैमिली हिस्ट्री में किसी को फालिज वगैरह है, काफ़ी सारे बुजुर्गों को रहा है, एंसेस्टर्स को, तो क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आने वाली जो जनरेशन है तो उसमें भी जेनेटिक हो सकता है? बिल्कुल। इसमें ये होता है कि अगर किसी फैमिली हिस्ट्री में फालिज की हिस्ट्री है, दिल के अटैक की हिस्ट्री है, डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, हाइपरटेंसिव की हिस्ट्री है, तो उसमें हम ये करते हैं कि प्राइमरी प्रिवेंशन दे देते हैं। फिर वो जो ट्रीटमेंट कहलाती है वो प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाती है, मतलब फालिज को होने से हम बचा रहे हैं। फालिज हो गया, अब ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो सेकेंडरी प्रिवेंशन है, अगले फालिज से बचा रहे हैं। यहाँ मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा, वो फीमेल जो कि बच्चों में वक्फे की गोलियाँ खाती हैं, तो उनको भी मैं बार बार कहता हूँ कि उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट फालिज होता है। तो वो क्या करती हैं, गायनी के डॉक्टर से मिली, बच्चों में वक्फा की गोलियां खाई और खाते नहीं। मैंने खुद ऐसी फीमेल्स को देखा जो मेरे क्लिनिक्स पे आती हैं ट्रीटमेंट करवाने, कि वो ओसीपी जिसको हम कहते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाती हैं वो, और वो गायनी की डॉक्टर से टच में रहती है। मैं उनको यहाँ यही मशवरा दूंगा आपके प्रोग्राम के थ्रू और जिम के थ्रू कि खुदाया जब आप ये पिल्स स्टार्ट कर रहे हैं तो आप दिमाग के डॉक्टर से भी कॉन्टैक्ट करें। लाजमी। ठीक है, सवाल तो सर बहुत है लेकिन टाइम हमारे पास महदूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लाए, आपने बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी। तो आपने सुन लिया कि अपनी जो ज़िंदगी वो आपके अपने हाथ में है, उसको सेहतमंद बनाना आपके अपने हाथ में है। और कहते हैं कि जान है तो जहान है, तो ये बात याद रखिए। अगर ये जो अल्लाह ताला ने आपको अता किया है ना, इसकी हिफाजत कीजिए, इसी में आपकी सोल है। ये बॉडी इज अ करियर, ये कैरियर है आपका। एब्सोल्युटली। तो इस पैगाम के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे कि टॉक लेस वॉक मोर। आपसे होगी मुलाकात कल, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।